तस्वीर। त्यों त्यों कर चले हथ करघा, हो झंकृत मन का तार। पसीना बुन कर रचे सुंदर सा संसार, सुंदर सा संसार। हथकरघा वो करघा है जिसे बिजली से नहीं बल्कि हाथों पैरों की सहायता से चलाया जाता है। इसमें मशीन की तेज रफ्तार नहीं होती, इसमें इंसान की मेहनत होती है। इसमें शोर नहीं होता, लय होती है। भारतीय हथकरघे का गौरवमय इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि स्वयं मनुष्य। आप है प्रख्यात इतिहासकार रवि भट्ट और बता रहे हैं हथकरघे के इतिहास के बारे में। हमें इस बात के साक्ष्य जो सबसे पहले मिलते हैं ईसा पूर्व 3000, यानी कि हमें करीब सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसके अंदर हमको हथकरघे के और सूत के और कपड़े के हमको प्रतीकात्मक जो साक्ष्य उसमें बहुत सारे मिलते हैं। इसके बाद हथकरघा जो था उसका जो हमने प्रयोग पाया वो वैदिक काल में भी था। वैदिक साहित्य के अंदर कपड़े को रंगने, कपड़े को धोने को लेके उस साहित्य में इसका उल्लेख है। वैदिक काल के बाद में हम इसको देखते हैं एशियन एज के अंदर जो विभिन्न भाग थे उनके अंदर ये शैने ये हथकरघा उद्योग और अपने आप में उन्नत करने लगा। उसके बाद हम जब आते हैं मिडिल एजेस में तो कमाल हो गया, हथकरघों ने उन्नत की और उसके द्वारा जो वस्त्र उस पर निर्मित होते थे उन पे बहुत ही अभूतपूर्व उन्नति हुई। ये हथकरघा उद्योग जो अपने चरम उत्कर्ष पे पहुंचा है वो पहुंचा है मुगल काल। मुगल काल के अंदर इसको न केवल शासकीय आश्रय मिला वरन इसको जो आम लोग थे उन्होंने भी इसको बहुत ही प्रमोट किया। तरह तरह के इसके अंदर रेशमी कपड़े, मलमल के कपड़े सब बनने लगे कि वो दुनिया के विभिन्न देशों में इनका निर्यात शुरू हो गया, जिनमें से रोम और मिस्र विशेष करके ये देश हुआ करते थे। हथकरघे पर एक एक धागा सोच समझकर बुना जाता है, इसीलिए तो हथकरघे से बने वस्त्रों में आत्मीयता और एक खास विशेषता दिखाई देती है। मशीन से बने हजारों कपड़े एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन हथकरघे पर हाथों से बुना हर वस्त्र अपने आप में अनोखा होता है और यही अनोखापन हमारे मन में भी होता है जो हथकरघे को अपने अपने ढंग से परिभाषित करता है। एक शब्द में हैंडलूम मेरे लिए इमोशन है या फिर संस्कृति है। मेरे लिए हैंडलूम का मतलब हस्त निर्मित वस्तुएं हैं। संस्कृति, हेरिटेज, कारीगरी, अद्वितीय। अगर मुझे हैंडलूम को एक शब्द में वर्णन करना हो तो उसको मैं एक परंपरा कहूंगी या फिर विरासत। हाथों से बुना हर धागा केवल कपड़ा नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, मेहनत और आत्मनिर्भरता की कहानी दुनिया तक पहुंचाता है। भारत विश्व का एकमात्र प्रमुख देश है जो व्यावसायिक स्तर पर हथकरघा कपड़ों का उत्पादन करता है और ये वैश्विक हस्त बुने कपड़ों के उत्पादन का लगभग 95% होता है। जब बुनकर अपने हाथों से रचते हैं तो केवल वस्त्र नहीं बनाते बल्कि वो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बुनते हैं। अगर इतिहास के पन्ने पलटें तो वर्ष 1905 हमारे सामने एक नई चेतना लेकर आता है। स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करो। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 में शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन केवल विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तक सीमित नहीं था। वो आत्मसम्मान का आंदोलन था, वो आत्मनिर्भरता का आंदोलन था। कपड़ा विदेशी खदर ले गही रे गही हम भारतवासी। उन दिनों हथकरघा और खादी केवल रोजगार के साधन मात्र नहीं थे बल्कि आजादी की आवाज और पहचान थे।
स्वदेशी आंदोलन का मतलब ये था कि स्वदेश में बनी हुई चीजों का इस्तेमाल किया जाए, जिसमें कि कपड़ा प्रमुख था। आप हैं इतिहासकार रवि भट्ट। तो उस समय जब खादी का प्रचार प्रसार भारत में हुआ और लोगों ने खादी पहनना शुरू करा, तो अंग्रेजों को आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हुआ, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन को बहुत बल मिला। और जो कपड़ा पहनते थे उससे एक प्रतीकात्मक भी विरोध साबित होता था। ओढ़े खादी के बाना, ओढ़े खादी के बाना। समय बदला, देश आजाद हुआ, मशीनें आईं, बाजार भी बदले और फैशन भी। लेकिन एक चीज नहीं बदली, भारतीय कारीगरों का हुनर। आज भी उत्तर प्रदेश की चिकनकारी हो या बनारसी साड़ी, गुजरात की पटोला बुनाई हो या असम का मूंगा रेशम, तेलंगाना की पोचमपल्ली, आंध्र प्रदेश की मंगलगिरी या मध्य प्रदेश की महेश्वरी, सब परंपरा और संस्कृति की कहानी कहती हैं। हथकरघे पर धागों की बुनाई तब एक और खास और अनोखा रिश्ता बुनती है जब बुनने वाले हाथों की कलाइयों में होती हैं चूड़ियाँ और कंधों पर घर परिवार की जिम्मेदारियाँ। तो अब बात उस अद्भुत रिश्ते की जब हथकरघा बन जाता है स्त्रियों का सखा और महिलाओं के सशक्तिकरण में पूरक बन निभाता है उनका साथ। भारतीय इतिहास के पन्ने को पलटकर देखा जाए तो आरंभ में भी महिलाओं का योगदान केवल परिवार की आजीविका के लिए कपड़ा बुनने तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में भी अहम भूमिका निभाई है। 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया तो पूरे देश में विरोध स्वरूप स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, घरों में सूत काटना शुरू किया और हाथ से बुने कपड़े तैयार किए। 1915 में जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो उन्होंने चरखे और खादी को आजादी का प्रतीक बनाया। चरखा चला चला के, चरखा चला चला के, लेंगे स्वराज लेंगे, लेंगे स्वराज लेंगे, लेंगे स्वराज लेंगे। गांधी जी ने कहा, खादी केवल एक कपड़ा नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। स्वतंत्रता आंदोलन और खादी एक सिक्के के दो पहलू के समान थे और ये बता रहे हैं सुप्रसिद्ध इतिहासकार रवि भट्ट। खादी का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था। जैसे एक कोई आर्मी होती है तो आर्मी के अंदर उसकी यूनिफॉर्म होती है, इसी ढंग से जो भारत का जो अहिंसात्मक स्वतंत्रता आंदोलन था उसकी जो एक ढंग से अनऑफिशियल जो ड्रेस हुआ करती थी वो खादी हुआ करता था। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया था कि अगर हमको अपने दुश्मन यानी अंग्रेजों की रीढ़ की हड्डी को तोड़ना है तो सबसे पहला हमें काम ये करना होगा कि उसकी आर्थिक जो रीढ़ है उस पर हमें आक्रमण करना पड़ेगा। और यही भारतीय नेताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान करा। उन्होंने स्वयं चरखे के द्वारा सूत काटने के लिए, हथकरघे पे उसकी बुनाई के लिए इतना जोर दिया। गांधी जी तो कहते थे कि हर आदमी को चरखे पे सूत काटना चाहिए। बापू के आह्वान पर लाखों महिलाओं ने घर घर चरखा चलाया, सूत काटा और खादी बनाई। विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग भी लिया। बापू के चरखा चक्र सुदर्शन, बापू के चरखा चक्र सुदर्शन, दुश्मनवा के हुए संहार, चरखवा चालू रहे, दुश्मनवा के हुए संहार, चरखवा चालू। वर्ष 1930 में जब महात्मा गांधी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आए तो सोहनलाल द्विवेदी जी ने अपने खादी गीत से उनका अभिनंदन किया। खादी को देख देख तो दुश्मन का दिल थर्राता है, खादी का झंडा सत्य शुभ्र अब सभी ओर फहराता है। खादी ही बढ़ चरणों पर पड़, नुपुर से लिपट मना लेगी, खादी ही भारत से रूठी आजादी को घर लाएगी।
आजादी को घर लाएगी। पंद्रह अगस्त 1947 देश आजाद हुआ। लहर देखो आज तिरंगा मोर गगन वाहे सके, लहर देखो आज तिरंगा मोर गगन वाहे सके, 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 लहर देखो आज तिरंगा मोर गगन वाहे सके, लहर देखो आज। लेकिन गांवों में रोजगार की चुनौती बनी रही। महिलाओं ने हथकरघा बुनाई जारी रखी, परिवार की आय बढ़ाई, पारंपरिक डिजाइन और बुनाई की कला अगली पीढ़ी तक पहुंचाई। 20वीं सदी के अंतिम दशक में वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन के दौर में भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा को देश विदेश में नई पहचान मिली। महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी, नई नई डिजाइन सीखी, प्रदर्शनियों मेलों में अपने उत्पाद बेचकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने लगी। आज भारत के हथकरघा और उससे जुड़े कार्यों में लगभग 70% कार्यबल महिलाओं का है। हथकरघा क्षेत्र पहले से ही महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा वाहक है। आप हैं रजत मिश्रा, पॉलिसी कंसल्टेंट, डायरेक्टरेट ऑफ हैंडलूम एंड टेक्सटाइल यूपी। लगभग 3/4 जो हथकरघा में कार्यबल है भारत में, वह महिलाओं का है। महिलाएं पहले से इसमें काफी बड़ी भूमिका निभाती रही हैं, चाहे वो बुनाई हो, चरखा की कताई हो, प्रीलूम के काम हो, उसमें रंगाई करना हो और साथ में अच्छी डिजाइन्स बनाना हो, वो महिलाएं बहुत अच्छा करती हैं। हथकरघा का काम महिलाओं के लिए थोड़ा आसान भी होता है क्योंकि वो घर से काम कर सकती हैं, और अगर हथकरघा का काम बढ़ता है तो वो भी महिलाओं के लिए बेहतर होता है क्योंकि जब आय आती है, जब कमाई होती है, तो उसके साथ साथ एक तरह की स्वतंत्रता आती है, फाइनेंशियल फ्रीडम आता है। आप लोन लेते हैं या आपका बैंक में खाता खुलता है, आपको अलग तरह के बुनकर क्रेडिट कार्ड वगैरह मिलते हैं। ये जो पार्ट है, इससे आपकी वित्तीय पहचान बनती है। और ये बार बार अध्ययनों में पता चलता रहा है कि जो भी महिलाएं कमाती हैं, स्पेशली अगर ग्रामीण इलाके की महिलाएं कमाने लग जाती हैं, तो वो बच्चों के स्वास्थ्य पर, उनकी शिक्षा पर ज्यादा खर्च करती हैं, और साथ ही साथ खर्च और बचत के जो भी मामले होते हैं घर के, उस पर उनकी बात सुनी जाती है और समझी जाती है। यानी फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ उनका एम्पावरमेंट, एक सशक्तिकरण भी होता है, उनकी बात की वैल्यू बढ़ती है। आज महिला केवल बुनकर नहीं है, वो हैं डिजाइनर, ऑनलाइन क्रेता विक्रेता, स्वयं सहायता समूह की सदस्य, निर्यातक, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने उत्पादों का प्रचार करने वाली क्रिएटर भी। हथकरघे की खटखट हो या उस पर बुने वस्त्र, वो आज स्त्री शक्ति की आवाज भी बन रही हैं और पहचान भी। हमको ये पता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम एक औरत के आत्मनिर्भर होने के लिए कितनी आवश्यक है। आप हैं फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन लखनऊ की सीनियर वाइस चेयरपर्सन देवांशी सेठ, और ये बता रही हैं कि हथकरघा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में कैसे मदद करता है। हथकरघा से क्या होता है, उन्हें ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कि वो घर पे भी रह के काम कर सकती हैं, घर भी संभाल सकती हैं, अपने बच्चे को भी देख सकती हैं, और साथ में वो अपने हुनर का इस्तेमाल कर सकती हैं अपने लिए एक नियमित रोजगार या आय का साधन क्रिएट करने में। मेरे ख्याल से तो हथकरघा भारत में खास तौर से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ा योगदान देता है, और अब तो सरकार भी इन महिलाओं के लिए बहुत सी ऐसी योजनाएं लेकर आई है जिससे वो उनको बढ़ावा दे रही है। हथकरघा से जुड़कर महिलाओं का जीवन बेहतर कैसे हुआ है, बता रही हैं पूर्णिमा। हैंडलूम मैंने उस वक्त से देखा, मेरी नानी हैंडलूम की साड़ीज पहनती रही, मम्मी टीचर रही, मेरी मदर इन लॉ डॉक्टर रही, मैंने उनको हमेशा हैंडलूम साड़ीज में ही देखा, या सिल्क या फिर हैंडलूम। तो वो एक पैशन था। मैंने मिड-90s में अपनी जॉब के साथ साथ पैंडेमिक टाइम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय वियरिंग एंड डायरेक्टली वीवर्स के साथ
मिलकर इस काम को शुरू किया मैंने। एम्प्लॉयमेंट तो सबसे पहली बात तो है कि हम हैंडलूम को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि वीवर्स का काम अब उतना रह नहीं गया था। आई एम थैंकफुल टू दिस गवर्नमेंट ऑल्सो, जिसने कि बहुत सपोर्ट किया है इस समय वीवर्स का। कई जगह पर मैं देखती हूँ कि अच्छा कर रहे हैं वो लोग। साथ ही साथ बुनकर में लेडीज भी बहुत हैं, तो इस तरह से मदद तो हो रही है उनकी। हथकरघे पर केवल धागे ही नहीं बुने जाते, बल्कि एक स्त्री की उम्मीद भी बुनी जाती है। हथकरघा आज लाखों महिलाओं की आत्मनिर्भरता की आवाज बन चुका है। हैंडलूम एक सांस्कृतिक विरासत भी है और महिला सशक्तिकरण और उद्यमता की एक सस्टेनेबल भविष्य में अपॉर्चुनिटी है महिलाओं के लिए। आप हैं सफल उद्यमी और फिकी फ्लो लखनऊ कानपुर चैप्टर की फाउंडर चेयरपर्सन ज्योत्सना कौर हबीबुल्ला। हैंडलूम सिर्फ कपड़ों के बारे नहीं है, मगर महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता और रोजगार का एक माध्यम है। लखनऊ फार्मर्स मार्केट के जरिए से और हमारे गांव सैदनपुर में भी, जहां हम हैंडलूम कारीगरों के साथ और महिला कारीगरों के साथ उनको सीधा कस्टमर से जोड़ते हैं, जिससे उनकी आमदनी बढ़ती है और उन्हें अपने कला के लिए भी पहचान मिलती है। हर साल हम हैंडलूम वॉक की पहल कर रहे हैं, जहां पूरे भारत के जो अलग अलग हैंडलूम परंपरा और सस्टेनेबल फैशन को भी हम बढ़ावा देते हैं। हैंडलूम जहां हाथों का स्पर्श करघे पर बुनता है, भारत की परंपरा, संस्कृति, आत्मनिर्भरता और प्रकृति संरक्षण के साथ प्रगति। हेलो, सलाम, नमस्ते। मेरा नाम सारा है। मुझे लगता है कि हैंडलूम पहनना एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। आजकल हम फास्ट फैशन बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, लेकिन हमें ये समझना होगा कि हमारे कपड़ों का भी एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट पड़ता है। हैंडलूम की सबसे अच्छी बात यही है कि इससे बनाने में बड़ी मशीन्स और बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। साथ ही जब हम हैंडलूम खरीदते हैं तो हम लोकल आर्टिसंस और उनकी मेहनत को भी सपोर्ट करते हैं, जो कि वोकल फॉर लोकल में भी आएगा। एंड मेरे लिए सस्टेनेबल होना मतलब अपनी पूरी लाइफस्टाइल बदल देना नहीं है। छोटी छोटी चॉइसेस भी जो हमारी दिनचर्या में होती है वो भी बहुत मैटर करती हैं। तो अगर हम स्टाइलिश भी रहना चाहते हैं और अपने कल्चर को रिप्रेजेंट भी करना चाहते हैं, तो आई थिंक प्लैनेट के लिए थोड़ा बेटर चूज करना ही बेहतर है। सो व्हाई नॉट हैंडलूम। आज की युवा कामकाजी स्त्रियां खादी को पहनना क्यों पसंद कर रही हैं, बता रही है म्यूजिक मैनेजर आर्ची। खादी मेरे लिए सबसे पहले कंफर्ट है और इको फ्रेंडली क्योंकि वो होता है, इसलिए मुझे बेहद पसंद है। आप उसको किसी भी वेदर सीजन में पहन सकते हैं, वो हर वक्त के लिए परफेक्ट है। ऑल्सो खादी इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, तो एक ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है खादी को पसंद करने की। हैंडलूम पर चढ़ा धागा केवल साड़ी नहीं बुनता, वो बुनता है एक रिश्ता भी, जो जोड़े रखता है बेटी को अपनी माँ से। इन्हीं भावनाओं और परंपराओं को सहेजती अदिति चक्रवर्ती का कहना है कि हैंडलूम नया ट्रेंड नहीं बल्कि सदाबहार स्टाइल है। हैंडलूम के साथ हमारा वास्ता तो हमारे समझ में हमारी पैदाइश ही हैंडलूम में हुई है, क्योंकि हमारी माँ सिर्फ यही साड़ियाँ पहनती थी, हैंड ब्लॉक प्रिंटेड या हैंडलूम, तरह तरह के। उनको बहुत शौक था, तो अलग अलग स्टेट्स से कोई अगर जा रहा होता, आ रहा होता, वो स्टेट से साड़ियाँ मंगाती थी। साउथ इंडियन कॉटन और सिल्क और माहेश्वरी बोलिए, चंदेरी बोलिए, बंगाल की तो साड़ियाँ हैं ही हैं। टांगाइल, जो कि वो रोज सुबह शाम ये टांगाइल की साड़ियाँ पहनती थी। और राजस्थान से जो सांगनेर प्रिंटेड साड़ियाँ थी, वो भी वो बारीक मलमल में हुआ करती थी, बहुत कंफर्टेबल साड़ियाँ, तो वही वो पहनती थी। तो हम तो बड़े हुए हैं, हम और हमारी दीदी, यही सब देखकर। और जो भी वो देती भी थी हम लोगों को, कभी हमेशा हैंडलूम की साड़ियाँ ही होती थी। हमारा तो एक बहुत डीप रूटेड मोहब्बत है, तो हमारी समझ में, हमारे बक्सों में तो 95% साड़ियाँ सब हैंडलूम ही हैं, वही हम पहनते भी हैं रोज। खादी खरीदना और पहनना देश के प्रति सम्मान प्रकट करना है, ऐसा मानना है अंजू जी का। नमस्कार, मैं एक शिक्षिका हूँ और आज मैंने एक खादी की साड़ी खरीदी है। मेरे लिए खादी पहनना देश के प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक छोटा सा प्रयास है। मैं हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर खादी की साड़ी अवश्य पहनती हूँ, क्योंकि खादी हमें हमारे स्वतंत्रता संग्राम, आत्मनिर्भरता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाती है। खादी अपनाना हमारे मेहनती बुनकरों के श्रम का सम्मान करना है। मेरा मानना है कि यदि हम सभी अपने स्थानीय हस्तशिल्प और खादी को अपनाएं, तो यह हमारे देश की परंपरा
और कारीगरों दोनों को नई ऊर्जा देगा। युवाओं और महिलाओं में खादी और हैंडलूम प्रोडक्ट्स के प्रति बढ़ता रुझान भविष्य के लिए अच्छा संकेत है, बता रही है डिजाइनिंग की दुनिया से जुड़ी अदिति जी। खादी, रेशम या एम्ब्रॉयडरीज, इन सब में हम लोगों ने काम ही इस तरह शुरू किया है कि जो युवा पीढ़ी को पहनना पसंद हो, यंगस्टर्स को, यूथ को जो पहनना पसंद हो, जैसे कि उसी के कॉर्ड सेट्स बन रहे हैं, उसी की ड्रेसेस बन रही हैं, जैकेट्स बन रहे हैं, एथलीशर बन रहा है, ट्रैक सूट्स बन रहे हैं, और होम लिनन, होम वेयर, होम डेकोर, बैग। सबसे बड़ा एग्जांपल है डेनिम्स, जो सारा यूथ हमारा डेनिम यूज़ करता है, हर एज के लोग यूज़ करते हैं। और जब खादी में डेनिम बन के आ रही हैं और डेनिम जैकेट्स बन के आ रही हैं, सो ऑब्वियसली लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हैंडलूम का भविष्य कैसा होगा? क्या सोशल मीडिया के प्रयोग से हथकरघा उद्योग को और लोकप्रिय बनाया जा सकता है? इस दिशा में शोधपरक जवाब के साथ हैं हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग निदेशालय उत्तर प्रदेश के नीति सलाहकार श्री रजत मिश्रा जी। अगर हम सोशल मीडिया के फायदा उठाते हुए अगर बात करें तो आज के युवा या फिर आज के समय में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए हथकरघा को बहुत बड़े लेवल तक बढ़ाया जा सकता है, जहां पर ये जो एग्जिस्टिंग मार्केट प्लेसेस हैं इन्हें हटाया जा सकता है, मिडिलमैन हैं जो कमीशन है उनको हटाया जा सकता है। अगर बुनकर हैं उनका समूह साथ में आता है, सहकारिता के माध्यम से सामूहिक रूप से अगर वो काम करना शुरू करते हैं और उनमें सोशल मीडिया का, स्पेशली इंस्टाग्राम आदि का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ उसमें कुछ बेहतर चीजें सीखते हैं, जैसे कैसे अच्छे फोटो कैप्चर किए जा सकते हैं, कैसे कैटलॉगिंग अच्छे से की जानी चाहिए, साथ ही साथ उसमें कैसे स्टोरी का इस्तेमाल किया जाए। इसी में अगर आप ऐड करते हैं फ्यूचर के फॉर्म में ट्रेसेबिलिटी होती है, जैसे क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड को स्कैन करके जो भी ग्राहक हैं वो आपके पूरे प्रोसेस के बारे में जान सकते हैं, किसने ये बनाया है उसके बारे में, उस गांव के बारे में, उस कस्बे के बारे में या जिले के बारे में, या वो जो कला है उसके बारे में जान सकते हैं। इसी में अगर एक कम्युनिटी के फॉर्म में डिजाइनर्स आते हैं या फिर ओडीओपी यानी कि एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत जो भी टेक्सटाइल या हैंडलूम की चीजें आती हैं उनका अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो भी अपने आप में एक बेहतर प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। हैंडलूम के साथ नए प्रयोग करना समय की मांग है। 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की इस बार की थीम भी है वीविंग इनोवेशन, यानी बुनाई में नवाचार। इस वर्ष खादी को केवल पारंपरिक वस्त्र नहीं बल्कि फैशन, नवाचार, रोजगार और टिकाऊ विकास के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। नई भारत की नई खादी पर विशेष जोर दिया जा रहा है। खादी के कपड़ों के साथ साथ गृह सज्जा, प्राकृतिक उत्पाद और ग्रामोद्योग उत्पादों का प्रदर्शन भी किया जा रहा है। युवाओं के लिए आधुनिक डिजाइन और फैशन में खादी के प्रयोग पर जोर दिया जा रहा है। स्थानीय उत्पादों को वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल अभियान से भी जोड़ना इसका उद्देश्य है। हथकरघा हमें पर्यावरण की भी सीख देता है, जहां आधुनिक फैशन हर साल लाखों टन कपड़ों का कचरा पैदा करता है, वहीं हथकरघा प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलता है। कम बिजली, कम प्रदूषण, अधिक मानवीय श्रम और टिकाऊ वस्त्र। जब हम एक हथकरघा उत्पाद खरीदते हैं तो केवल कपड़ा नहीं खरीदते, हम एक महिला की मुस्कान खरीदते हैं, एक परिवार की उम्मीद खरीदते हैं और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाते हैं। हथकरघा और खादी हमारी स्वदेशी संस्कृति, परंपरा और आत्मनिर्भरता के प्रतीक हैं। आइए इस राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर हम ये संकल्प लें कि खादी को केवल परिधान नहीं बल्कि अपने इतिहास, अपनी संस्कृति और अपने देश के मेहनतकश हाथों का सम्मान समझकर अपनाएंगे। सुई धागों के फेरों से बना देश का मान है, हाथों की इस कला में बसता हिंदुस्तान है। रंग बिरंगे धागों से जो सजता हर प्रण प्राण है। हथकरघा बुनकरों को हृदय से शत शत प्रणाम है। धागा धागा जोड़ के बनता सुंदर चीर, हाथों के इस कला से
तस्वीर त्यों त्यों कर चले हथ कर घा हो झंकृत मन का तार पसीना बुन कर रचे सुंदर सा संसार।